फाइनेंशियली लड़के का सेटल होना कितना मैटर करता है शादीशुदा लाइफ आगे ठीक चलने के लिए, या ना होना भी प्रॉब्लम दे सकता है? हाँ, मेरे पास ऐसे कपल्स आते हैं। एक जो हस्बैंड होता है वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, लॉजिकली इंटेलिजेंट और डीपली सोचता है, और वाइफ आती है वो बहुत इमोशनल होती है। मैरिज क्या है कि दो पर्सनालिटीज को साथ में रहना है। अब वो पर्सनालिटीज में जितना मिसमैच होगा ना उतना फ्रिक्शन होगा, दोनों के बीच में नाराजगी होगी या झगड़ा होगा या गुस्सा होगा। और वो गुस्सा अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को, वो सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। देखो, अगर बहुत सीरियस कोई बात है और आप तुरंत नॉर्मल हो जाते हो तो फीमेल हर्ट हो जाती है। तो वो देखना है कि बात जैसी है वैसा ही रिएक्शन होना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, नुस्त्या गप्पा या पॉडकास्ट चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पूनम सोनी जी, जो काउंसलर है। पिछले पॉडकास्ट में भी उनसे बात की थी। आज उनके साथ बात करेंगे शादी इस टॉपिक पर। वो इस टॉपिक पर काउंसलिंग भी करते हैं, तो हम लोग उनका जल्दी वेलकम करते हैं। नमस्ते मैम, कैसे हो आप? एकदम मज़े में, आप कैसे हो? ठीक मज़े में। आपको कैसे चल रहा है? तो मैम, पिछले पॉडकास्ट में आपसे बात हुई थी चाइल्ड साइकोलॉजी के लेके, तो आप रिलेशनशिप काउंसलिंग भी करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा कि शादी, जो शादी का लड्डू खाए वो पछता है, ना खाए वो भी पछता है। तो आपके इस पर आपका नॉलेज सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा, तो हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो पहले मैम, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि फाइनेंशियली लड़के का सेटल होना कितना मैटर करता है शादीशुदा लाइफ आगे ठीक चलने के लिए, या ना होना भी प्रॉब्लम दे सकता है? डेफिनेटली। सबसे पहले तो शादी क्या है? शादी कंपेनियनशिप है। शादी क्यों करते हैं? दोस्त भी तो है ना कंपनी देने के लिए, पर एक लाइफ लॉन्ग कंपेनियन चाहिए। तो शादी बेसिकली कंपेनियनशिप है, दो के बीच में दोस्ती है। दोस्ती के साथ कमिटमेंट भी है। दोस्त हमारे पास ऑप्शन है, नहीं जमे छोड़ देते हैं, बट शादी माना कमिटमेंट। उसी दोस्त के साथ आपको पूरी लाइफ निकालनी है, और 24/7, ऐसे नहीं 1-2 घंटे का दोस्त। और फाइनेंस, पैसा, क्योंकि जो टाइम में हम रह रहे हैं, हम घर से बाहर निकलते हैं तो सांस लेने का भी पैसा है। मतलब आप कहीं पर भी जाओ, कुछ भी अभी फ्री नहीं है। तो फाइनेंशियली सेटल से ज़्यादा फाइनेंशियल वे में कोई इंसान काम कर रहा है जहाँ फाइनेंस जनरेट हो रहे हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सेटल तो देखो, हर किसी के लिए सेटल की डेफिनेशन अलग होती है। अगर दो जन मिलके सोचे कि ठीक है हम दोनों मिलके साथ में घर ले लेंगे और उसको आप सेटल होना बोलते हो, तो दोनों की अग्रीमेंट पहले से है कि हम दोनों करेंगे। राइट। तो बिना सेटल हुए भी आप शादी कर सकते हो। ऐसे नहीं है जो सेटल्ड है सिर्फ उनके लिए ही शादी बनी हुई है। बट आप एक दूसरे जिससे शादी कर रहे हो, एटलीस्ट उसको पता होना चाहिए आप कहाँ खड़े हो फाइनेंशियली, तो वो जर्नी इजी रहेगी। पर आजकल के माँ बाप सेटल में एक घर, एटलीस्ट खुद का घर होना चाहिए, या कुछ भी उसका होना चाहिए, जो थोड़ा अपने लड़की को, हमारी लड़की को थोड़ा एक कंफर्ट जोन दे, एक थोड़ा अच्छा बैकग्राउंड है। तो इसके लिए वो लोग क्या करते कि लड़कों को रिजेक्ट कर देते। तो इसका इम्पैक्ट पड़ जाता है कि आफ्टर मैरिज की बाद में पता चलता है लड़का तो फाइनेंशियली तो सेटल था, पर अभी कैरेक्टर और थोड़ा 19-20 हो रहा है रिलेशनशिप में। देखो, फाइनेंशियल चीज़ ऐसी है ना जो ढूंढना और जिसका मापदंड होना इजी है। कैरेक्टर को आप मापोगे कैसे? होता है। तो जो चीज़ पहले इजीली हम मेजर कर सकते हैं ना, इंसान एटलीस्ट वो एरिया में सिक्योर फील करना चाहता है। बाकी कैरेक्टर, ऑफ कोर्स आपका नेचर, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पर जितना इम्पॉर्टेंट नेचर है उतना इम्पॉर्टेंट पैसा भी है। आपके पास कभी कभी आपका नेचर अच्छा होता है तो पैसे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, पर कितने समय तक? मैं ये नहीं कहती कि नेचर ही सब कुछ है या पैसा ही सब कुछ है, पर ये चीज़ें होना ज़रूरी है। हम ज़रूरत को, हम हमारी नीड को ये नहीं कह सकते कि ये लग्जरी है। पैसा लग्जरी नहीं है, नीड है, होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि डिफ़िकल्टी नहीं हो, या नहीं भी है तो आपस में एक दूसरे के अंदर वो बीच में समझौता होना चाहिए, समझदारी होना चाहिए, मिल के कर लेंगे। तो दोनों ही बैलेंस होना जरूरी है। हाँ, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ पैसा है और नेचर खराब है, आपका एटीट्यूड रॉन्ग है, तो वो भी कोई फ़ायदे का नहीं है। तो दोनों का जितना
दोनों जो भी उस शादी में, उस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, वो दोनों की क्या चॉइसेस है, क्या नीड्स है, वो होना ज़रूरी है। दोनों में अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। पहले से जब भी शादी कर रहे होंगे, डिसीजन ले रहे होंगे, उनका कन्वर्सेशन उस पर होना जरूरी है। आपका रोल क्या है, मेरा रोल क्या है, कैसे ग्रो करेंगे। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई चीज़ आपने छुपाई और वो 1-2 साल बाद खुल गई तो फिर वो धोखा हो जाता है। खाली एक्स्ट्रा मैरिटल धोखा नहीं है, कभी कभी चीज़ें छुपाना और फिर अचानक खुल जाना और बहुत बड़ी चीज़ होना जिससे आपका लाइफ का मेजर डिसीजन जिससे इम्पैक्ट हो रहा है और वो चीज़ बाद में खुल गई तो वो एक धोखा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। जितना सच्चाई पे चलेंगे उतना आप कंफर्टेबल रहेंगे और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट रहेगी। इन चीज़ों से भी प्रॉब्लम हो जाता है कि मैंने 1-2 केसेस देखे कि लड़के उम्र में बड़े होते हैं या फिर लड़की उम्र में लड़के से बड़े होते हैं और बाद में पता चलता है बड़ी थी शादी के बाद। इन चीज़ों का भी इम्पेक्ट पड़ जाता है मैरिज लाइफ। एज गैप बहुत बड़ा हो, जैसे 10-12 साल हो, मिनिमम 8 से 10 साल हो, ये एज गैप बहुत बड़ा गिना जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप एज करते हो ना, आपकी लाइफ की एक्सपेक्टेशन, आपके लाइफ के गोल्स चेंज हो जाते हैं। जो गोल्स आपके 20 साल में थे वो आपके 30 साल में नहीं हो सकते। तो 20 साल में आप सोचोगे हम घूमें फिरें, लाइफ को एंजॉय करें, और अगर 30 साल वाला आपका पार्टनर है तो वो बोलेगा ये मैं कर चुका, अब मुझे फ्यूचर की सिक्योरिटी का देखना है, मुझे आगे बच्चे चाहिए। ये तो जो 20 साल वाला है वो सोचेगा अरे मैंने तो लाइफ एंजॉय ही नहीं की। तो बहुत बड़ा एज गैप नहीं होना चाहिए। 2-3 साल ऑलमोस्ट सेम एज तो नहीं, सेम एज के भी हो जाते हैं क्योंकि लव मैरिज होती है, पर 2-3-4 साल आइडियल है। बहुत बड़ा गैप अच्छा नहीं है, हेल्दी नहीं है। पर फिर अंडरस्टैंडिंग हो तो ठीक है, ऐसे नहीं है कि बहुत बड़े एज गैप वाले नहीं चल रहे हैं, पर अंडरस्टैंडिंग हो तो ठीक है। पर वो भी कितने टाइम तक रहती है। हाँ वो भी है। पर दोनों में कैसे हो जाता है, एनर्जी का भी डिफरेंस हो जाता है कि अगर कम 10-12 साल वाला रहेगा वो फिजिकली उतना एक्टिव, थोड़ा स्लो होने चालू हो जाता है। वो तो बाद में पता चलता है, जब एक 50 में है एक 60s में है तो वो तो बाद में पता चलता है। इनिशियल ईयर्स में तो नहीं पता चलता है, क्योंकि 20 से 40 तक तो आपकी सेम एनर्जी लेवल होती है। 40-45 के बाद थोड़ी एनर्जी लेवल्स डाउन होती है, वो बाद में पता चलता है। तो आइडियली जो सेम एज हो या 2-3 साल 4 साल का गैप हो वो ठीक है। बहुत बड़ा गैप नॉट सजेस्टेड। और ऊपर से दोनों के थॉट प्रोसेस में भी विचारों में बदल होना चालू हो जाते कि एज गैप की वजह से एक का खूब बहुत अलग जा रहा है और एक का और पीछे हो रह रहा है। इसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। यस, क्योंकि वही है, एक को रोमांस चाहिए, एक को मैच्योरिटी चाहिए। अब क्या करोगे? और वो मैच्योर वाला वापस बच्चा नहीं बन सकता, यूथ नहीं बन सकता, और यूथ वाला अचानक से क्यों सोचेगा मैं मैच्योर बन जाऊं, क्योंकि उसकी तो जीवन की इच्छाएं बाकी है। तो और फिर पेरेंटिंग में भी इशू आते हैं। मतलब वो एक छोटी एज में, इतनी छोटी एज में शायद मदरहुड नहीं चाहे, पर वो सोचे पर मेरी तो फादरहुड की एज आ गई है। तो इसीलिए जितना हो सके, जितना कंपैटिबिलिटी इजीली मैच हो ना, तो एटलीस्ट आपका रिलेशनशिप स्मूथ चलता है। तो आप आपके लाइफ की बाकी की चीज़ों पे फोकस कर सकते हो। राइट कहा आपने ये दोनों। पर और एक चीज़ है कि कपल्स में अंडरस्टैंडिंग किस बेस पर देखी जा सकती है। कपल्स में एज अ वाइब मैच हो रही है तो अंडरस्टैंडिंग आ रही है, या बाकी कुछ चीज़ों के लेके? बेसिकली दोनों का जितना गोल सेम है ना लाइफ का, उतना अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है। हर किसी के जीवन का एक पर्सनल लक्ष्य होता है कि मुझे ये करना है आगे 10 साल में। अगर दोनों का गोल जितना सेम है उतना अंडरस्टैंडिंग, उतना एडजस्टमेंट्स ज़्यादा होते हैं। बट गोल ही डिफरेंट है तो फिर वो बाहर बहुत फ्रिक्शन होता है, एक दूसरे को वो मिड लाइन पे कि चलो हम साथ में मिलके करते हैं। तो वो साथ में मिलके करना एक टीम भी नहीं बन पाती अगर गोल्स डिफरेंट है। गोल सेम है, जैसे किसी का गोल होता है मुझे अपनी फैमिली के लिए करना है, किसी का गोल होता है मैं करियर ओरिएंटेड हूँ, किसी का गोल होता है मैं समाज के लिए मुझे कुछ करना है। एक व्यक्ति सामाजिक है, दूसरा व्यक्ति सोचता है नहीं घर के लिए क्या किया। तो गोल डिफरेंट है तो भी इश्यूज आते हैं। सो इसीलिए कंपैटिबिलिटी वहाँ होती है जहाँ गोल सेम होते हैं। गोल सेम होना मतलब फैमिली गोल्स या करियर गोल्स भी सेम होना चाहिए? सबके अलग अलग हो सकते हैं। किसी को होता है कि
दोनों अगर सेम माइंडसेट से आते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने बहुत किया है इसलिए हमको उनको पे बैक करना है, या हमको ऐसी पोजीशन पे पहुंचना है कि हमारे पेरेंट्स को प्राउड हो, किसी का ये गोल होता है कि मुझे करियर में आगे बढ़ना है, मुझे ये पोजीशन तक पहुंचना है, किसी का गोल होता है मुझे कुछ ना कुछ सीखते रहना है, किसी का गोल होता है कि बस हम 50 साल तक काम करेंगे फिर घूमते फिरते रहेंगे, और दोनों का गोल सेम हो तो दोनों वो 50 साल तक बहुत खुशी खुशी भागेंगे। तो जितना आपका गोल सेम है उतना कंपैटिबिलिटी, उतना एडजस्टमेंट ईजी होता है, और वहीं वाइब मैच होती है कि अच्छा ये भी मेरे जैसे सोचते हैं। ऐसे बोलते हैं ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, पर वो अट्रैक्शन कितने टाइम तक रहता है? अल्टीमेटली जो सिमिलैरिटी होती है ना वो ही लॉन्ग टर्म तक वो बॉन्डिंग रहती है। ऑपोजिट में भी बहुत ज़्यादा ऑपोजिट होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। हाँ, मेरे पास ऐसे कपल्स आते हैं, एक जो हस्बैंड होता है वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, लॉजिकली इंटेलिजेंट और डीपली सोचता है, और वाइफ आती है वो बहुत इमोशनल होती है। अब ये इतना ऑपोजिट कि हस्बैंड को हर चीज़ आप एक सवाल पूछो वो आपको वो सवाल का इतना स्पष्ट जवाब दे सकता है, 1 2 3 4 5 सब पॉइंट नोट डाउन करा देगा। वाइफ को बोलना ही नहीं आता है, एक्सप्रेस होना नहीं आता है। हाँ, एक्सप्रेस होना नहीं आता है, क्योंकि जब वो इसको बोलता हुआ देखती तो उसे लगता है मैं तो कहीं हुई नहीं, तो उसका एक पॉइंट भी वैल्यूएबल नहीं होता है। तो ऐसे कपल्स में क्या होता है, बातें ही नहीं होती है, क्योंकि ये बात करना स्टार्ट करे तो ये बंद नहीं होते हैं, और जब तक इनका चांस आए तो ये तो भूल ही जाती है अपने पॉइंट को, तो वहाँ बात ही नहीं हो पाती है। और फिर जो इंटेलिजेंट होता है उसको ऑटोमेटिकली सोसाइटी से रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है अपनी लाइफ में। और जो इमोशनल होता है वो छोटे छोटे हर्ट लेकर बैठ गया है। अब इसे समझ में नहीं आता है मैंने ऐसा क्या किया कि ये ऐसे कर रही है, और इसे समझ में नहीं आता है कि मैं क्यों इससे बात नहीं कर पा रही हूँ। मैं इसलिए बात नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि कभी कभी मुझे शायद बात करना आता ही नहीं है, या ये इतना बोल देते हैं, अपने हस्बैंड इतना बोल देते हैं कि उनकी कोई पॉइंट मुझे ऐसी हर्ट हो जाती है कि वो हर्ट में से वो बाहर ही नहीं निकल रही है। फिर 8-10 साल बाद या तो एकदम गुस्सा फूटता है या रोना 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 स्टार्ट होता है। तो ये आइडियली ऐसे मैंने बहुत कपल्स देखे हैं, एक बहुत इंटेलिजेंट है और एक बहुत इमोशनल है, एकदम दोनों ऑपोजिट एंड्स है। अभी ऑपोजिट एंड्स को ठीक है बच्चे हैं और बच्चों में किसी में फादर की क्वालिटी होगी, किसी में मदर की, फिर वो उसकी वजह से वो बॉन्डिंग होती है। बट यहाँ थोड़ा कंपैटिबिलिटी इशू आता है, क्योंकि इंटेलिजेंट को लगेगा ये क्यों ऐसे कर रही है, बहुत पीछे रह गई है, और इमोशनल को लगेगा इनमें बहुत ईगो है। पर ईगो होता नहीं है, वो उनकी नेचुरल ट्रेट है, क्लैरिटी का, पर्सनैलिटी का भाग हो जाता है उनके। हाँ, तो अभी इसका रेशियो कितना चल रहा है ऐसे ऑपोजिट वाले लोगों का? नहीं, हमारे पास काउंसलिंग के लिए ऐसे ही आते हैं, कहाँ कंपैटिबिलिटी नहीं मैच होती है वहीं आते हैं। हाँ। तो वही है ना, अगर वाइफ, जैसे हमने कहा बच्चा ज़्यादा बोलता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं उसको बोलना नहीं आता है। तो वैसे वाइफ ज़्यादा बोलती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं उसको बोलना नहीं आता है, बट शायद उसे क्या बोलना है ना उसमें कंफ्यूज हो जाती है। और हस्बैंड में जो बहुत होशियार है उनमें थोड़ी ह्यूमिलिटी चाहिए, कि जो अगर हमसे कोई बहुत नीचे है और वो हमारा पार्टनर ही है, तो क्यों ना उसको मदद दे के उठाया जाए। इनिशियली नहीं उठने की कोशिश करेगा क्योंकि वो कहेगा मेरा नेचर है, बट फिर भी कंपेनियन है आपका, मदद करते जाओ, हाथ देते जाओ, उठ जाएगा वो भी। तो जो बहुत इंटेलिजेंट हैं उनमें थोड़ी और ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, ताकि मेरा पार्टनर भी थोड़ा खड़ा होके मेरे पेस पे लाइफ को देख सके। नहीं तो यूजुअली वो मेल लोग पत्नी को डाउन देखते होंगे। नहीं, डाउन नहीं देखते, अभी वो टाइम नहीं है, क्योंकि इतना हमने अपने पेरेंट्स का ट्रॉमा देखा है ना रिलेशनशिप का, कि हमें लगता है कि मेरी शादी एटलीस्ट वो कॉपी नहीं होनी चाहिए, उसका वापस कॉपी नहीं होनी चाहिए मेरी शादी। तो लोग बहुत अवेयर है ये सब बारे में कि कुछ भी हो हमको हेल्प करो, बट हमें वैसा वापस वो एग्जाम्पल नहीं चाहिए हमारे घर में। वैसे लोग अवेयर है, बट कैसे करना है ना वो वे आउट नहीं मिलता है, इसलिए काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है। तो आप काउंसलिंग में उनको सॉल्यूशन देते हो? हाँ, क्योंकि जो इमोशनल है उसके वो खुद अपने इमोशंस को डिग नहीं कर पाता, हम हेल्प करते हैं उसको डिग करने में, ताकि उनका नीचे का लेयर ऊपर आए और हम सामने वाले को बताएं ये बात इनको हर्ट करी है, ये बात इनकी कमज़ोरी है, तो इस कमज़ोरी को ऐसे फिल अप करो।
एंड सामने वाले को भी लगता ही है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए अपनी लाइफ में. कोई भी स्टैग्नेंट होकर रहना नहीं चाहता है, बट खाली वो हेल्प राइट वे में आनी चाहिए. किस तरह से हेल्प मिल जाती है उस पर भी डिपेंड है. हाँ, और हेल्प लेना है. अगर नहीं हो पा रहा है तो हेल्प लेना है. बराबर बोले आप. और मैम कि जब ये इसमें आपने दोनों को तफावत देखी कैरेक्टर में, तो एक ज़्यादा मैच्योर है और एक ज़्यादा चाइल्डिश है. तो कभी ऐसा हो जाता है कि किसी का चाइल्डिश नेचर खटक नहीं लग जाए, या इसकी मैच्योरिटी अभी मेरे को ओवर लगने लगी है, तो इसका भी इम्पैक्ट बाकी के लोगों को भी पड़ने लगा है, लड़की के फैमिली वालों को या लड़के के फैमिली वालों को. ऐसा देखा आपने? होता है ना, क्योंकि देखो मैरिज क्या है कि दो पर्सनालिटीज़ को साथ में रहना है. अब वो पर्सनालिटीज़ में जितना मिसमैच होगा ना, उतना फ्रिक्शन होगा. दोनों के बीच में नाराज़गी होगी या झगड़ा होगा या गुस्सा होगा. और वो गुस्सा अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को, वो सब इन्वॉल्व हो जाते हैं. बेसिकली आप दो पर्सनालिटीज़ हो, आपको अपने लाइफ को फिगर आउट करना है कि क्या पार्ट हमारा एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रहा है. और सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है, क्या मुझे मैच करना है. करना है तो रास्ते बहुत हैं. तो ये सब होता है कि किसी को लगे ये तो बहुत ओवर चाइल्डिश है, उसके लगे ये ओवर मैच्योर्ड है. पर ठीक है, उसकी मैच्योरिटी का भी रीज़न है, इसकी चाइल्डिशनेस का भी रीज़न है. और हमेशा ये याद रखना, जब हम शादी करते हैं ना, हम किसी इंडिविजुअल से शादी नहीं कर रहे हैं. हम उसके साथ उसके पास्ट, उसके इमोशनल बैगेजेस, उसके जो पास्ट के ट्रॉमास है, उसके जो पास्ट के फियर्स है, उसके जो फ्यूचर के लिए उसके पास जो कैपेसिटीज़ है, हर किसी के साथ शादी कर रहे हैं. हमको क्या लगता है सिर्फ मैंने इससे शादी की, नहीं, इसके साथ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी मुझे शादी करनी है, इसके साथ इसके फ्यूचर की ड्रीम से भी मुझे शादी करनी है. हम ये नहीं कह सकते हम ये करेंगे पर ये नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग बहुत पहले हो चुकी है. क्योंकि किसी ने आपसे शादी की है इसलिए वो अपनी सारी चीज़ों को मिटा दे और सिर्फ, तो वो पॉसिबल नहीं है. टेम्पररी हो सकता है पर लॉन्ग टर्म के लिए पॉसिबल नहीं है. इसलिए शादी मतलब एक दूसरे के पास्ट को भी रिस्पेक्ट देना है, एक दूसरे के प्रेजेंट को भी, जो भी पोजीशन में है उसको रिस्पेक्ट देना है. और रिस्पेक्ट दे के हम इस फ्यूचर को कैसा दोनों के एडजस्टमेंट के हिसाब से, दोनों को क्या चाहिए उसके हिसाब से वो फ्यूचर कितना अच्छा क्रिएट कर सकते हैं. तो ये बहुत होता है कि जब बॉयफ्रेंड था तो ऐसा था, अभी ऐसे शादी के बाद बदल गया. नेचर में डिफरेंस दिखना चालू हो जाता है. एक्चुअली क्या होता है, जब आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं तो बहुत सारी प्रॉमिसेस होती है, बहुत सारे होप होते हैं. और जब आप शादी करते हो ना, तो वो होप, वो प्रॉमिसेस की रियल टेस्टिंग होती है. रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी नहीं होती एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते तभी. हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, प्लस आप दो जन हो उस रिलेशनशिप में, तभी तो आप अपनी मर्जी के मालिक हो. बट वही दो जन जब एक परिवार के सेटअप में आते हैं तो परिवार की भी कंडीशन को देखकर उन्हें करना पड़ता है. तो वही चीज़ जो पहले पॉसिबल थी वो अभी इसलिए पॉसिबल नहीं हो रही है क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स और एडअप हो गए हैं. तो वो सब चीज़ों को एडजस्ट करके फिर किया जाता है. हर एक के इमोशन को संभालना होता है. तो अपने पास्ट को हमने एंजॉय किया तो उसके लिए हैप्पी रहो, पर प्रेजेंट थोड़े टाइम के लिए एडजस्टिंग है, क्योंकि तब जाके थोड़ा चेंज आएगा, एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे तब कुछ अच्छा क्रिएट होगा. राइट, आपने एकदम से राइट कहा, क्योंकि शादी मतलब सिर्फ दो बॉडी नहीं है, पूरा फैमिली उसमें. हाँ, किसी के फैमिली में चाचा है, मामा है, उनका भी मन संभालना है, इसका भी मन संभालना है. हाँ, ये सब में गिचमिट हो जाती है. हाँ, कपल्स की. हाँ, वो तभी समझना है. तब पास्ट के साथ कंपेयर करोगे तो वो हेल्दी नहीं है, आप लोग के लिए हेल्दी नहीं है. फैमिली तो जोड़ के रखना है. और वही है ना, इसलिए गोल सेम होते हैं. अगर मेरे लिए भी फैमिली इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी फैमिली इंपॉर्टेंट है, तो समझेंगे. मेरे लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है पर उसके लिए सोशल लाइफ इंपॉर्टेंट है, तो हर बार जब ये किधर आने जाने की बात होगी तो डिस्प्यूट होगा. तो जितने गोल सेम होते हैं उतना फ्रिक्शन कम होता है. राइट. आप पहले की शादी और अभी की कल्चर में जो शादी हो रही है उसमें क्या डिफरेंशिएट देखते हो? क्या डिफरेंस आपको लगा कि पहले मतलब मेरे मम्मी पापा की शादी का जो जमाना था, आपके भी मम्मी पापा का, उससे पहले वाला और आज के इसमें आपके क्या डिफरेंस देखने मिला? देखो, जब हमारे पेरेंट्स की जब शादी थी, वो शादी कैसी थी
कि एक जन कमा रहा है, दूसरा जन डिपेंडेंट है, और वो दूसरा जन उसके बदले घर संभाल रहा है, बच्चे संभाल रहा है, उसकी सारी नीड्स का ध्यान रख रहा है। तो रोल्स डिफाइंड थे और डिपेंडेंसी थी। तो क्या होता था कि कुछ चीज़ नहीं भी ठीक चल रही है, पर क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं और वो शादी चलती रहती है। अभी की शादियों में क्या हो गया है, दोनों ही एजुकेटेड है, दोनों ही वर्किंग है, दोनों ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। तो जब दो जन है जिनके बीच में डिपेंडेंसी नहीं है, एटलीस्ट फाइनेंशियल नहीं है, तो भी ये क्यों साथ आए? क्योंकि इमोशनली डिपेंडेंट है, कुछ ना कुछ इमोशनली एक दूसरे से चाहिए, जिसकी वजह से पैसा होने के बाद भी हम दो शादी करने की सोच रहे हैं। तो इसलिए आज के टाइम में, आज की जनरेशन में उनको ये समझना है कि हमें इमोशनली हमारे पार्टनर के साथ रहना है। तो अभी के कल्चर की शादी इमोशनल बॉन्डिंग के ऊपर है, और अगर वो इमोशंस हर्ट हो जाते हैं तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जाता है। तो पहले की शादी डिपेंडेंसी वाली थी, अभी की शादी टू इंडिविजुअल्स हु आर इंडिपेंडेंट बट इमोशनली डिपेंडेंट। तो अब क्या करना है, समझना है एक दूसरे को इमोशनली, और एक दूसरे के ऊपर इमोशनल इन्वेस्टमेंट करना है, इमोशनली देना है। राइट। पर इमोशनली रहने के लिए भी वो एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। अभी का शेड्यूल जो हो गया है कि सब बिजी हो गए, काम का प्रेशर है, ऑफिस का प्रेशर है, बच्चों का प्रेशर है, इसके लिए अभी मुझे ये करना है, तो उसके लिए मेरे एक्स्ट्रा जॉब कर रहे हैं, एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से टाइम ना देना होता है। ये प्रॉब्लम आ जाता है मैरिड लाइफ में। ठीक है, वो देखो फिर भी वीकेंड्स ऑफ है और वीकेंड को भी फ्री नहीं होते हैं। दूसरा, अगर आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो और आपको पता है कि ये जो भी है अल्टीमेटली हम सब के लिए है, तो वो सब चीज़ें एडजस्ट हो जाती है। बट शादी में क्या होता है, इनिशियली जो मेल होता है, मेल देखता है कि मेरा बिगर पिक्चर अच्छा हो, माना मेरी पोजीशन, मेरा जॉब का प्रोफाइल, मेरा फाइनेंसेस, मेरा घर, मेरी सोसाइटी में पोजीशन, हमारी फैमिली को लोग कैसे देखते हैं। तो मेल क्या करता है, वो बिगर पिक्चर पे फोकस करता है। फीमेल क्या सोचती है, मैं आ तो गई इसके घर पे, मेरी पोजीशन कहाँ है। तो फीमेल अपनी इंडिविजुअल पोजीशन पे, वो जो स्मॉलर पिक्चर है ना, उस पर फोकस करती है, मैं ये सबके बीच में कहाँ हूँ। और यही शादी के 10-12 साल बाद कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, क्योंकि आदमी को लगता है मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ इस शादी के लिए, बट फीमेल बोलती मेरे लिए तो कुछ नहीं किया। ना आदमी रॉन्ग है ना औरत रॉन्ग है। तो पर कुछ सालों बाद ये रियलाइज होता है कि ये जर्नी में चलते चलते हमने शायद एक दूसरे को ही नहीं देखा। तो अब ये जो जनरेशन है जेन जी, ये बहुत एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ताकि वो बिगर पिक्चर तो बनता ही जाए, बट वो स्मॉलर पिक्चर जो हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते, एक दूसरे को अच्छा फील कराते, उसके ऊपर भी फोकस करते हैं वो। तो ये दोनों का आइडियली बैलेंस होना चाहिए कि खाली आप परिवार के लिए कर रहे हो और वाइफ को भूल गए, और वाइफ सोचे कि मैं सबके लिए कर रही हूँ, पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका हस्बैंड भी उतना ही वर्क कर रहा है, खाली वो बाहर की चीज़ों के ऊपर वर्क कर रहा है, आपको इंटरनल सिक्योरिटी चाहिए। तो दोनों को एक दूसरे का नज़रिया, रोल पता होना चाहिए, और क्या इनपुट आ रहा है इस शादी में, मैं फिर भी इस शादी में क्यों हूँ। तो हर रोज़ कुछ पॉजिटिविटी होनी चाहिए एक दूसरे के लिए। राइट, वो भी राइट कहा आपने। पर जब भी हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को टाइम देते या फिर उनमें कुछ मन मुटाव हो जाता है, तो फैमिली का इंटरफेयर ज़्यादा हो जाता है। तो ये कितना इम्पैक्ट करता है उनके मैरिड लाइफ पे? फैमिली इंटरफेयर तब करेगी जब उनको आपके बीच में डिफरेंसेस ज़्यादा दिखाई देंगे, और इसीलिए सबसे पहली बात तो डिफरेंसेस लोगों को दिखने नहीं चाहिए, या दिखाओ मत, क्योंकि फिर बहुत सारे राय, बहुत सारी सलाह, बहुत सारे सजेशन, बहुत सारा क्रिटिसिज्म अंदर मिक्स होता है, और जो मेन बात है वो छूट जाती है, बाकी बहुत सारी बातें ऊपर आ जाती है। तो जितना हो सके, जैसे दो दोस्त आपस में खेलते हैं तो कुछ गड़बड़ होती है, हम अपने मम्मी को थोड़ी घर से बुलाते हैं, नहीं, उधर ही सॉर्ट आउट कर देते हैं। हाँ, और सॉर्ट आउट आज नहीं हो रहा है तो कल करेंगे, कल नहीं हो रहा है तो परसों करेंगे, बट
करना हमें ही है। जितना आप ज़्यादा लोगों को बुलाओगे उतने ज़्यादा परसेप्शंस होंगे, उतने ज़्यादा ओपिनियंस होंगे, उतने ज़्यादा कन्फ्यूजन होंगे। तो इसलिए लोग काउंसलर के पास आते हैं कि क्योंकि लड़की के घर वाले लड़की की तरफ रहेंगे, लड़के के घर वाले लड़के की तरफ रहेंगे, तो कहीं पर भी एक कॉमन ग्राउंड नहीं मिल पाता है कि एक्चुअली करना क्या है। तो एक थर्ड पर्सन जो आपसे अटैच नहीं है, वो आपको एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह देखता है, तो वो आपको राइट तरीके से आपको सलाह दे सकता है कि क्या एक्चुअली करना है। थर्ड पर्सन का आपसे कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, इमोशनली कनेक्ट नहीं, बायस नहीं। कितनी बार पर्सनल बायस होता है, नहीं मेरी बेटी है ना, या हमने किसी की बेटी या बेटे के ऊपर क्वेश्चन किया तो उनको लगता है डायरेक्ट हमारी पेरेंटिंग पे किसी ने क्वेश्चन कर दिया है, राइट। तो वो गलत हो जाता है। बात कुछ और थी, बात कहीं और चली जाती है। इसलिए एक थर्ड पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू हेल्प करता है। पर कभी कभी क्या हो जाता है मैम कि अभी दो लोगों में चल रहा है, अभी पत्नी किसी और को बता रही है कि अरे मेरे पति ने ऐसा किया, तो आज के इसमें हो जाता है कि वो जो थर्ड पर्सन है वो पति को बता देता है, अरे तेरी बीवी ऐसे बोल रही थी। भले उसके माइंड में रॉन्ग वे में डालना नहीं है, पर वो सामने वाले के मन में जा रहा है मेरे बारे में इसने ऐसा बताया, मैं तो किसी को बता नहीं रहा हूँ, पर ये मेरे बारे में अभी चर्चा कर रही है। तो ये भी कारण होता है मैरिड लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। डिस्ट्रॉय नहीं, देखो आपको पता चला है तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की लिंक मिसिंग है, इसलिए कहीं और वेंट आउट हो रहा है। तो बैठ के एक दूसरे से बात करो कि क्या कमी है, क्या कंप्लेन है। कि कोई कंप्लेन कर रहा है, आप बोलो कंप्लेन करने दो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ये एटीट्यूड से नहीं। कहा ना, शादी कमिटमेंट है, कंपेनियनशिप है, 24/7 है। आप ही दो दोस्त हो और जो आगे भी अपनी फ्यूचर जनरेशन को बर्थ देने वाले हो, बैठ के सॉर्ट आउट करो, रादर देन यहाँ वहाँ लीकेज होती रहे इश्यूज़ की। फीमेल्स में वो इमोशन ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनको शेयर करना होता है 10 जन से, वो मम्मी से करेगी या बहन से करेगी। इस वजह से मैंने पूछा कि फिर वो पति की तरफ जाते क्या रहे, ऐसा हुआ वैसे। और वही हेल्दी नहीं है ना। जो चीज़ आप दोनों के बीच का इशू है वो आप दोनों के बीच में सॉल्व होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, हस्बैंड मोस्टली, क्योंकि मैन इस तरह से कंडीशनड है हमारी इंडियन सोसाइटी में कि उसको वो बाहर का पिक्चर सही चाहिए और उसको वो पिक्चर सही करते करते उसका नाम बदनाम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो उसके भी इमोशंस हर्ट होंगे। तो वही है, जब दो दोस्त लड़ते हैं तो आपस में ही सॉर्ट आउट करो। कितने जन बोलते हैं रात को ही सॉर्ट आउट करके सो, ऐसा सॉर्ट आउट होता नहीं है। 2 जन हर्ट है और आपस में सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो सॉर्ट आउट में और ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। तो कभी कभी नहीं होता है, लीव इट। शायद 2-3 दिन लगे बात को ठंडा होने में, और वो स्पेस, वो डिस्टेंस हमें हेल्प करता है एक दूसरे को और बेटर समझने की। तो सेम रात को ये नहीं टारगेट होना चाहिए झगड़ा सॉर्ट आउट करके ही सोना है। कितने जन उसके कारण सो नहीं पाते, और फिर वो उसका इफेक्ट काम पे आएगा, काम का इफेक्ट नेक्स्ट नाइट पे आएगा, और फिर झगड़ा कंटिन्यू रहता है क्योंकि काम का फ्रस्ट्रेशन भी फिर रिलेशनशिप पे आ जाता है। इसलिए नहीं सॉर्ट आउट हो रहा है, कोई बात नहीं, हम एक ही घर में रह रहे हैं, कल या परसों वापस टाइम निकाल के कर लेंगे। मैंने एक इंटरव्यू में पढ़ा था, देखा था कि रितेश देशमुख जी है ना, उनकी वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उनकी वाइफ जेनिलिया बोलते कि जब भी हम लोगों में मन मुटावपना होता है या किसी चीज़ को लेकर नाराज़गी होती है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो रितेश रात को हो गया तो सुबह नॉर्मल हो जाते हैं, कल हो गया ना भूल जाते हैं, आज क्या देखते हैं। तो ये मुझे बहुत बात अच्छी लगी रिलेशनशिप सुधारने के लिए। ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा कैरेक्टर। क्यों, देखो अगर बहुत सीरियस कोई बात है और आप तुरंत नॉर्मल हो जाते हो तो फीमेल हर्ट हो जाती है। तो वो देखना है कि बात जैसी है वैसा ही रिएक्शन होना चाहिए। कभी कभी बात छोटी हो और रिएक्शन बड़ा हो जाता है तो भी सामने वाला हर्ट हो जाता है। फीमेल भी सोची कि मैंने तो इतना बोला, आपने मुझे इतना सुना दिया। मेल भी ऐसे बोलेगा, इतनी सी बात थी, तुम इतना खींच के लेके गई। उसी तरह से नाराज़गी भी कितने टाइम में सॉर्ट होनी चाहिए। जितनी बात है उतना ही नाराज रहो, उससे कम भी नहीं, उससे ज़्यादा भी नहीं। तो अगर झगड़ा बहुत बड़ा हुआ और दूसरे दिन आप नॉर्मल रहना अच्छी बात है, क्योंकि आप सामने वाले को सिग्नल दे रहे हो, चलो मैं हो गया तुम हो जाओ। हाँ, बट उसमें ये देखना सामने वाला हर्ट हो रहा है तो थोड़े उसके इमोशन को माना और ज़्यादा अटेंशन चाहिए।
तो केस टू केस डिपेंड करता है। वो भी है, वो पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड है, पर वो मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि हाँ, है करके। पर वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए और बहुत पॉजिटिविटी चाहिए। हाँ, वो कैरेक्टर भी वैसे ही है उसका, हाँ, जॉली कैरेक्टर है। तो मैम मेरा अगला सवाल है कि आजकल की जो पीढ़ी शादी करने के लिए लड़के ढूंढते हैं, लड़के पार्टनर ढूंढते हैं, तो एक दूसरे का लग्जरियस लाइफ देख के, या बहुत टाइम ऐसे हो जाता है कि लड़कियाँ लग्जरियस लाइफ किसी लड़की का देख के या मैरिड लाइफ देख के वो अपने पार्टनर से उम्मीद रखती है वैसा ही मेरे साथ भी हो, तो ये कितना मैटर करता है, ये कितना प्रॉब्लम दे सकता है मैरिड लाइफ में? वही अगेन ये कंपैरिजन हो गया। आप जिसके साथ कंपेयर कर रहे हो, आप पहले ये तो देखो कि हमारे पास वो रिसोर्सेज है कि हम वो कंपैरिजन में खड़े हो सके, और नहीं है तो रियलिटी को एक्सेप्ट करो। और अगर फिर भी आप चाहते हो कि मेरी रियलिटी चेंज हो तो उसके लिए मेहनत करो। एक ही इंसान क्यों वो बोझ ढोए, और अगर आपको चाहिए तो क्योंकि दोनों शादी में हो, दोनों कंपेनियनशिप में हो, तो दोनों करो। उसी चीज़ को कंपैरिजन के बदले आप ये भी रख सकते हो कि ये मेरा नेक्स्ट 2 साल का गोल है, पर उसके पास आज है इसलिए मेरे पास कल होना चाहिए, ये रॉन्ग है। राइट, उसके पास है, मुझे अच्छा लगा, उस चीज़ से मैंने कुछ इनपुट लिया, फीडबैक लिया, और ये मैं नेक्स्ट 1 साल 2 साल जो भी टाइम आपका रीजनेबल टाइम है उस गोल को अचीव करने के लिए, उस तरह से रखो। तो हमारा समाज इतना ब्यूटीफुल, प्रोग्रेसिव और ग्रोथ ओरिएंटेड हो जाएगा, रादर देन किसी को टांग खींच के नीचे गिराना या किसी से ईर्ष्या करना। वो भी बात सही है। तो कोई चीज़ अच्छी लगती है तो ज़रूर अपने जीवन में आनी चाहिए, बट उसका एक रीजनेबल टाइम सेटिंग होना चाहिए, प्लस आपके स्पाउस के पास कितने रिसोर्सेज है, कितने टाइम में ये अचीवेबल है। अभी के लड़कियों का है कि मतलब मेरे ऑब्जर्वेशन में जितने मेरा ऑब्जर्वेशन कि उनको सिर्फ उनका ही हाँ में हाँ मिलना चाहिए। ये काइंड ऑफ ये पर्सनैलिटी मैंने देखी है, मेरे कुछ दोस्त है, मैंने उससे डिस्कशन किया था तभी कि तू क्यों रिलेशनशिप में, अगर वो करियर रिलेटेड आगे नहीं है, मतलब कुछ गोल ही नहीं है, 10 पास है, आगे कुछ कर नहीं पा रहे, सिर्फ ऐसे इधर उधर घूम रहा है, आप रिलेशनशिप में हो, आपको आगे भी सेटल होना है, क्योंकि फाइनेंशियली थोड़ा बहुत तो सेटल होना चाहिए, इनकम तो जनरेट होना चाहिए, जो खुद दूसरे पर डिपेंड है, आप उसके साथ क्यों रह रहे? तो उसका जब मेरे को आंसर है कि वो मेरी हर चीज़ मानता है, तो ये भी प्रॉब्लम आगे बन सकती है अगर वो सेटल ना हो जाए तो। हाँ, क्योंकि हर चीज़ तब मान रहा है जब आपकी इतनी डिमांड्स नहीं है, जब जीवन की रियलिटी टेस्ट होगी, जब जिम्मेदारियाँ आएगी, तब थोड़ी मान सकेगा, क्योंकि जिसके पास कोई स्टैंडिंग ही नहीं है, कोई बेस ही नहीं है, कैसे आपकी हर चीज़ हर लाइफ टाइम के लिए मानेगा। तो इसलिए वो एज का भी ये होता है, थोड़ी मैच्योरिटी होती है तो लाइफ को हम अलग एंगल से देखते हैं, छोटे एंगल से नहीं देखो। मैं ये कैरेक्टर 24-25 के बच्चों में भी देखा है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पर अभी हाँ कर रहे तो, पर वो फिर टिकता नहीं है, टिकेगा नहीं, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगा आगे। क्योंकि बेस चाहिए, बिना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के आपका घर नहीं खड़ा हो सकता है। सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आनी चाहिए। हाँ, वो वैसे भी आपको लेनी है, मैरिड हो या नहीं हो। मैरिड नहीं होगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, वो तो है, लेना तो पड़ेगी। हाँ, मैरिज होने के बाद आप अपने स्पाउस की भी लेते हो, प्लस जो आने वाली आपकी आगे की जनरेशन है उसकी भी लेते हो। तो जीवन तो जिम्मेदारियां उठाने का ही नाम है, आप वहाँ कहीं पर भी बच नहीं सकते। हाँ, बट एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी उठानी है कि नहीं, ये आपकी चॉइस है, तो आपके हाथ में। तो जिम्मेदारियां तो निभानी पड़ेगी जब तक आप जी रहे हो। तो मैम मैंने ये देखा कि फिर मन मुटावपना हो अगर लड़की की या लड़के का पत्नी से, या कुछ चीज़ों की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो, दोनों में डिस्टेंस आ जाए, तो इसकी वजह से बाहर आकर्षण बढ़ जाता है। तो ये अभी बहुत चल रहा है, तो इसका क्या कारण आपने देखे, ज़्यादातर आपके पास आए कौन से कारण आ गए? कि वही है, ये आकर्षण ही है खाली, यहाँ कमिटमेंट नहीं हो सकती है। और क्योंकि हम इंडिया में हैं जहाँ समाज एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, समाज इन चीज़ों को अलाउ नहीं करता है, और हमारी शादी में हमारे कंपेनियन से ज़्यादा हम हमारे बच्चों की तरफ देखते हैं। तो ये जो बाउंड्रीज़, ये जो सीमाएं समाज ने बांधी है ना, ये हमारे समाज को कहीं ना कहीं ये गंदगी से बचा रहा है। पर वो गंदगी फैल तो चुकी है, बट वो टिकती नहीं है, क्योंकि वो कितना समय तक रह सकता है। और मोस्टली ये शादी के 8-10 साल के बाद होता है, जब आपकी शादी के इनिशियल ईयर्स में
कम्युनिकेशन नहीं रहा हो, कहीं ना कहीं एक दूसरे से हर्ट हुआ हो, तभी वो हर्ट का अगर हमें हीलर शादी के अंदर नहीं और शादी के बाहर कहाँ मिल रहा है। अच्छा, वो भी जो हीलिंग दे रहा है वो टेम्पररी है, क्योंकि वो भी किसी शादी में है या नहीं भी है तो भी समाज उसे वो बाउंड्री को क्रॉस करने नहीं देगा, क्योंकि शादी सिर्फ दो इंडिविजुअल्स के बीच में नहीं है, दो परिवार के बीच में होती है। तो इतना बड़ा परिवार वो बाउंड्री को क्रॉस करने नहीं देगा, और अगर आपको करनी है तो आपको ये बाउंड्री क्रॉस करके जानी पड़ेगी, जो बहुत कम जनों को हिम्मत होती है। बट आइडियली जहाँ आपने कमिट किया है और अगर बच्चे हैं तो ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन है तो अलग बात है, एक्सट्रीम वायलेंस है, एक्सट्रीम हेट्रेड है, बहुत साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं सिर्फ उस कंपेनियन की वजह से, तो अलग बात है, वरना कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकती है। पर इंडियन कल्चर में कैसे मैम कि बच्चों को लेकर पेरेंट्स रुक जाते कि डिसीजन लेने से, पर उनका माइंड बाहर वो आकर्षण है उधर उस लूप में अटक गया है। हर कोई नया आएगा उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, हर बार नया आएगा अट्रैक्ट हो जाएंगे। कोई तो मेरे को मॉरली इमोशनली समझ के लेगा, अगर घर में नहीं मिल रहा तो इससे कैसे बचे आजकल के। देखो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है तो आइडियली ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो उसके लिए तो इमीडिएट हेल्प चाहिए। बट अगर यहाँ डिस्टर्बेंस है इसलिए किसी एक के साथ अट्रैक्शन हो गया तो वहाँ पर वो स्पाउस को समझना है कि क्या चीज़ कम रह गई है इस मैरिज में जो हमें पूरी करनी है। पर बहुत ज़्यादा है तो वो डिसऑर्डर है, मतलब हर एक पर्सन पे आते जा रहा है, उसको मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए, वो आपके और हमारे बस की बात नहीं होती है। लिव इन रिलेशनशिप मैम आजकल चल रहे, तो आज की युवा लिव इन रिलेशनशिप के लिए सहमत है। वो उन लोगों ने एडप्ट किया है, ये हायर क्लास लोगों में ज़्यादा देखे गए, और ज़्यादातर करके अभी मिडिल क्लास जो लोग आ रहे हैं, जो बच्चे बाहर रह रहे, घर से बाहर रह रहे, उन लोगों में उनमें कमिटमेंट का डर है, इसलिए वो रहते हैं लिव इन में, या जस्ट फॉरेन कल्चर एडप्ट नहीं किया गया। कभी कमिटमेंट का डर है, कभी एक दूसरे के ऊपर इतना विश्वास नहीं हुआ है कि हमें हमारी कंपेनियनशिप को एक लीगल फॉर्म देना चाहिए, शादी का नाम देना चाहिए, तो ये भी बहुत होता है। प्लस जो फॉरेन रहते हैं बच्चे सब अकेले अकेले हैं, तो वो अकेलापन शेयर करने के लिए कोई मिल जाता है, बट अभी पढ़ रहे हैं, अभी तक सेटल नहीं हुए हैं, तो पर श्योर नहीं है सामने वाले के लिए, तो साथ में रहते हैं। फिर जब श्योर हो जाते हैं तो कितने लिव इन शादी में कन्वर्ट हो जाते हैं, कितने ब्रेकअप हो जाते हैं। तो क्योंकि समाज खुल गया है तो अभी लोगों के पास चॉइसेस है। पहले ये था कि एक को देखा, एक से ही किया, एक से ही निभाया। अब यूथ हर चीज़ में अपनी चॉइस को एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो वो तो आइडियली जनरेशन गैप है, और कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स का कोई मैरिज का पिक्चर सही नहीं दिखाई दिया है, इसलिए उनको लगता है, जो मैंने आपको कहा कि मुझे मेरी मैरिज सेम नहीं चाहिए, इसलिए वो अलग तरीके से चीज़ों को लेकर जाते हैं। नहीं, ये भी देखा गया है कि मैंने देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स लोगों के रिलेशन ना बच्चे 22-23 की उम्र में भी टूट गए, तो उनके मन में डर बैठ गया कि अरे आने वाला पार्टनर कैसा रहेगा। तो इसकी वजह से भी आज के शादी यूथ में शादी को लेकर डर है, आपने देखे होंगे ये। हाँ, वही है ना, शादी को लेकर उनको ही डर है जिनके घर में शादी का राइट एग्जाम्पल सेट नहीं किया गया है। अगर वो देख रहे हैं कि हमारे माँ बाप शादी करने के 20-22 साल बाद तक भी रोज लड़ रहे हैं, तो जहाँ लड़ाई होगी आप जाओगे, वो आपको युद्ध ही लगेगा। तो युद्ध में कौन जानबूझ के जाता है, अपने आप को लेकर जाता है। तो आपने क्या शादी का पिक्चर देखा है, वही आप आगे जाके करोगे, या उससे डरोगे या उससे एक्सेप्ट करोगे। जिसने अपने पेरेंट्स को अच्छा कंपेनियनशिप देखी है उसको लगेगा शादी अच्छी चीज़ है। जिसने सिर्फ लड़ाई झगड़े देखे हैं तो उसके लिए तो शादी मतलब वॉर, तो वो सोचेगा मैं क्यों ये वॉर, ये बैटल ग्राउंड में क्यों जाऊं। तो केस टू केस डिपेंडेंट है, क्या देखा है आपने जीवन में। अगेन पेरेंटिंग का भी हाँ, अगर वही है पेरेंटिंग, पेरेंट्स आपस में दोस्त नहीं है तो आप क्या उसे बोलोगे तुम शादी करो तुमको अच्छी दोस्त मिलेगी? कहाँ से मिलेगी? हमने वो देखा ही नहीं है कि पेरेंटिंग मतलब दोस्ती भी होती है, शादी मतलब। तो इसलिए। और
अलग अलग नेचर के लोग एक साथ आते हैं शादी में, या दो पार्टनर, एक इंट्रोवर्ट है और एक्सट्रोवर्ट है। हर एक सोशल मीडिया पे, इंट्रोवर्ट वाला सोशल मीडिया पे हर एक छोटी छोटी चीज़ें डालेगा, हर एक को पसंद नहीं है। तो ये भी प्रॉब्लम आपने देखे कभी? सोशल मीडिया ठीक है, ओवर यूज तो मुझे लग रहा है मिनिमम आज 2 घंटा तो सब लोग सोशल मीडिया पे है ही, क्योंकि कहीं ना कहीं इतना टाइम है, या दिन को अनवाइंड करने के लिए लोग रैंडमली रील स्क्रॉल कर रहे हैं। ये है सोशल मीडिया पे अपना अपडेट्स डालना, किसी को अच्छा लगता है अपनी लाइफ की हैप्पीनेस किसी को शो करना, कोई फेक हैप्पीनेस भी शो करते हैं। तो जो फेक हैप्पीनेस शो करते हैं वो थोड़ा डेंजरस है। जो रियली में खुश है और अपने आप की खुशी बांटना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि वी आर ह्यूमंस और इमोशंस हैं, तो इमोशंस बाहर एक्सप्रेस होते हैं। तो अगर किसी ने किया तो उसको बहुत ज़्यादा लेबल नहीं करना चाहिए, एंड बेसिकली इंटेंशन देखना चाहिए, इंटेंशन क्या है डालने का। हाँ, अगर सिर्फ अपनी खुशी को शेयर करना है तो वेल एंड गुड, बट ऐसा कंटेंट क्रिएट करना, आप वो ऐसे हो ही नहीं बट बहुत रोमांटिक लोगों को दिखा रहे हो, हम तो परफेक्ट हस्बैंड एंड वाइफ है, वो सिर्फ एक इमेज पुट अप करने के लिए करना, तो वो थोड़ा फिर क्या होता है, फियर होता है कि अब सोसाइटी में ये इमेज तो बन गई है, और कल ये इमेज जाके टूट गई तो लोग क्या बोलेंगे। फिर वो लोग क्या बोलेंगे कि डर से आप शादी को खींच रहे हो और फिर भी वो प्लास्टिक स्माइल दे रहे हो। तो इंटेंशन देखना चाहिए, इंटेंशन क्या है कंटेंट का। ये भी राइट बोला आपने। आजकल का जमाना वैसे फेक इजीली हो जाता है लोगों से। तो इंटेंशन राइट है तो कोई ये नहीं है, पर जो आप जो दिखा रहे हो और आपकी लाइफ वैसी नहीं है और आप सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हो, तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। कुछ लोगों में आपने ऐसा कभी देखा है आपके पास, अगर कोई केस आ गया हो कि खुद वो बंदा इतना लुक को लेकर, पर्सनैलिटी लुक अच्छा नहीं है, पर उसकी वाइफ या कोई अच्छी रहेगी, वो उसको डोमिनेट कर रहा है कि अरे तेरे से तो अच्छा मुझे मिल जाता है, क्योंकि वो डर बैठा रहता है कि इसको बाहर अटेंशन मिल जाए, तो उसका मॉरल डाउन करने के लिए कर रहा है। आपने देखा है ऐसे कभी? बेसिकली वो इनसिक्योरिटी है, डर है अंदर का कि इसको कोई और नहीं मिल जाए, इसलिए मैं कभी इसका कॉन्फिडेंस इतना हाई होने ही नहीं दूँ। बट आप ऐसा सोच ही क्यों रहे हो उसको कोई और मिल जाएगा? ये सिर्फ आपकी पर्सनल इनसिक्योरिटी है जिसके ऊपर आपको वर्क करना है। शायद आपका पार्टनर लॉयल हो, उसे ये सब ख्याल भी नहीं आते हो, पर आप अपनी इनसिक्योरिटी से उसका कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे हो, उसकी हिम्मत तोड़ रहे हो, उसको ट्रस्ट इश्यूज ला रहे हो। खुद पर ट्रस्ट आना चालू हो जाएगा सामने वाले पे। हाँ, और आप ही खुद वो डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो कि सामने वाला नहीं भी चाहता हो तो भी ये रिलेशनशिप से बाहर निकलने की कोशिश करें। तो आपको आइडियली अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे वर्क करना है। अपने में खुश रहना इम्पोर्टेंट है, अपने को एक्सेप्ट करना, अपने आप। हम जिसके साथ रह रहे हैं वो पर्सनालिटी क्या है, मैं कौन हूँ, और हम दोनों में क्या अच्छाइयाँ हैं, किस वजह से हम दोनों एक दूसरे के साथ है। कोई तो वजह है कि हम साथ हैं। वो वजह जिस दिन पता चल गई उस दिन कुछ भी नहीं हिला सकता है। वो वजह जितनी कॉमन हो, हमें सेम लक्ष्य की तरफ लेके जा रही हो, उतना वो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। आपके पास कैसे कैसे केसेस आते हैं, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स लेके कपल्स आते हैं, जिससे आप हेल्प आउट करते हो उनको बाहर निकलने के लिए? किस तरह से काउंसलिंग करते हो? बेसिक प्रॉब्लम जो कपल्स में आता है, कम्युनिकेशन टूटा हुआ है। कम्युनिकेशन टूटा हुआ है, बात ही नहीं कर पा रहे हैं। बात करते हैं तो झगड़े में कन्वर्ट हो जाती है। ना वो उसकी बात समझ रहा है, ना वो उसकी बात समझ रही है। वहां पर काउंसलिंग जरूरी है। जब आपकी बात विवाद में बदल रही है, इसका मतलब बात ही नहीं हो पा रही है, तो वहां पर आइडियली काउंसलिंग हेल्प करता है, क्योंकि वहाँ आपको सुना जाता है, आपकी बात समझी जाती है, दूसरे को भी सुना जाता है, उसे समझा जाता है, फिर एक दूसरे को समझाया जाता है करना क्या है। तो बहुत सारी जगह ऐसे होता है, बात विवाद में बदल जाती है। और किस टाइप के? मोस्टली यही है एक्स्ट्रा मैरिटल भी होते हैं। और एक्स्ट्रा मैरिटल होने के बाद अगर दोनों को गलती एक्सेप्ट हो गई है तो एक साथ रह पाते हो वो लोग? हाँ, रहना भी चाहिए, अगर पर फिर से वही दोहरा रहे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, तो जिसने गलती की है उसके ऊपर जिम्मेदारी है
कि मुझे ट्रस्ट वापस लाना है, और जिसने गलती नहीं की है पर कुछ ना कुछ तो उधर से भी कमी हुई है जिसकी वजह से, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कमी हो तभी माइंड डाइवर्ट हुआ हो, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, क्या चाहिए था जो नहीं पहुँच पाया तो हम उसके ऊपर भी वर्क करें। कभी कभी जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल हो जाता है वो बड़ा विक्टिम बन जाता है, जिसके ऊपर सब सोचते हैं ये गुनहगार है। ठीक है क्योंकि चीज़ें सॉल्व हो सकती थी पर उसने रास्ता गलत लिया। पर जो नहीं भी गुनहगार है, थोड़ा तो कुछ हुआ है जिसको हमें ठीक करना है। तो ठीक करने से तो सब भी ठीक हो जाएगा। हाँ, क्योंकि कोई भी समाज के दायरे को तोड़ के बाहर नहीं निकलना चाहता है। अल्टीमेटली हर किसी को वो सेफ रास्ता ही चाहिए। क्यों कोई ऐसे रास्ते पे चलेगा जहाँ जीवन भर उसे क्वेश्चन किया जाए। ये तो राइट कहा आपने। पर अभी की युवा के लिए आप क्या एडवाइस दोगे? शादी के लिए देखने जा रहे जो, क्या कैसे पार्टनर देखने चाहिए, किस तरह से उनको ऑब्जर्व करना चाहिए पार्टनर में? आपको तो इतना एक्सपीरियंस है, आपके पास कैसे साथ है, तो आप उनको बेटर क्या एडवाइस दे पाओगे उनको? वही सबसे पहले शादी मना, लॉन्ग टर्म कंपेनियनशिप, कमिटमेंट। दूसरी बात, ये कमिटमेंट को पूरी करने में स्ट्रगल्स आएंगे और वो स्ट्रगल्स को मिलके पार करना है। तीसरी बात, जितना आपका लक्ष्य, आपका गोल सेम होगा, वही है कम्युनिकेशन बिल्डअप करने में, क्योंकि बेसिक पहले तो कम्युनिकेशन टूटा हुआ है। आपके इमोशंस जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो वो सही तरीके से वहाँ नहीं जा रहे, वो जो बोल रहे हैं वो सही तरीके से आप सुन नहीं रहे हो। तो और हर रिएक्शन के पीछे, हर हमारे बिहेवियर के पीछे डीपर इमोशंस होते हैं। तो वो जब डीपर इमोशंस डिग होते हैं और पता चलता है इसकी वजह से ये हो रहा है, तो जहाँ वजह मिल गई वहाँ सॉल्यूशन आएगा। काउंसलिंग करते हो आप इंडिविजुअली पर्सन को करते हो कि दोनों को साथ बैठा कर? पहला सेशन दोनों साथ में होते हैं, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए ये दोनों के साथ एक्ट और रिएक्ट कैसे करते हैं। उसके बाद इंडिविजुअली देखा जाता है, मिला जाता है उनसे। तो इंडिविजुअली में दोनों का माइंडसेट आपको समझ में आ जाता है। हाँ। फिर तीसरे सेक्शन में? तीसरे नहीं, वो डिपेंड करता है कितना इशू है ना, उस हिसाब से उतने सेशंस लगते हैं। वो भी अच्छा है। चलो, आपकी वजह से बहुत लोगों को हेल्प होगी इस विषय को समझने में और आगे बढ़ने के लिए, अपनी खुशहाली लाइफ जीने के लिए आपने बहुत अपना ज्ञान उनको प्रदान करके दिया। आपका इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दुआ करता हूँ आगे कभी हम लोग अलग विषय पर कुछ करेंगे। आपका जो नॉलेज था बहुत हेल्पफुल है लोगों के लिए, इसलिए आप इधर आए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपको भी ये चांस दिया अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का। नहीं, आपका समझने का जो तरीका है वो बहुत जन को हेल्प मिलेगी। आपको पास लोग एक आप मदद के लिए जरिया हो आप लोगों के, तो उनको हेल्प कर रहे हो आप, ये बहुत बड़ी बात है। इंटेंशन यही है। चलो, थैंक यू। फिर से मिलते हैं मैम।